फिगर की बात करें तो ये फिगर इसका शो हो रहा है, जो फिक्स्ड वाइज सर्किट का फिगर है। यहाँ इनपुट में एसी दी जा रही है, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये हमारा एसी आउटपुट में प्राप्त हो रही है। ये अर्थिंग लगा हुआ है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये सप्लाई है पीसीसी, ये हमारा रेजिस्टेंस है आरबी आरसी, ये हमारी करंट आईबी फ्लो हो रही है, ये हमारी वोल्टेज बेस एमीटर वोल्टेज बीवी है। तो इस तरीके से ये दी हुई है। तो इसमें जो बैटरी बीसीसी है ये बेस और कलेक्टर को क्या है, बाइसिंग वोल्टेज प्रदान कर रही है। तो बेस को बीसीसी द्वारा आरबी के द्वारा करंट प्रदान की जाती है। तो बेस जो है हमारा ये, इसको क्या है, बीसीसी के द्वारा आरबी के द्वारा करंट फ्लो दिया जाता है, बीसीसी आरबी और बेस द्वारा। जबकि जो कलेक्टर रहता है इसको क्या है, आरसी के द्वारा करंट प्रदान की जाती है, अर्थात जो हमारा बीसीसी रहा बीसीसी से आरसी के द्वारा दी जा रहा है। और बेस और कलेक्टर की बाइसिंग दो अलग अलग डीसी सप्लाइयों को यूज करके की जा सकती है। तो जैसा जो हमारा बेस और कलेक्टर है इसकी बाइसिंग क्या है, हम दो अलग अलग डीसी सप्लाइयों को यूज करके कर सकते हैं, लेकिन एक ही सप्लाई का प्रयोग करना क्या है, ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो इस तरीके से यदि हम एनालिसिस ऑफ सर्किट करें तो सर्किट की डीसी विश्लेषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग हमारा इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड हो जाएगा, और दूसरा भाग हमारा आउटपुट साइड या कलेक्टर एमीटर साइड हो जाएगा। तो बात करें यहाँ तो ये हमारा इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड है, जिसका फिगर हमने शो किया है। तो एक एसी लेवल को सर्किट से हम अलग मान लेते हैं, तो इस लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज का नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज का नियम लगाने पर क्या है, ये हमारा इस तरीके से ये करंट की डायरेक्शन है आईवी। तो क्या करते हैं हम, आईवी मतलब बीसीसी माइनस आईवी आरबी माइनस बीवीई इज इक्वल टू 0। तो आईबी आरबी इजकल टू बीसीसी माइनस बीवीई, तो आईबी इजकल टू बीसीसी माइनस बीवीई अपॉन आरबी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। तो जो समीकरण 1 है ये हो गई हमारी आईबी इज इक्वल टू बीसीसी माइनस बीवीई अपॉन आरबी। तो इस तरीके से जो समीकरण 1 है इसमें बेस करंट आईबी रजिस्टर आरबी से फ्लो होती है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या है, इसे हम आईबी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, बीवी अपॉन आरबी। तो आईबी इजकल टू बीवी अपॉन आरबी। तो जहाँ जो बीवी रहता है वो आरबी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। बीवी इजकल टू बीसीसी माइनस बीवी, बीसीसी अप्लाइड वोल्टेज है और बीवी हमारी बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज ड्रॉप है। तो इस तरीके से ये हमारे प्राप्त होता है। तो जो समीकरण 2 ये है, इसके अनुसार जो आरबी का प्रॉपर मान है वो आईबी को सेट किया जाता है, क्योंकि बीसीसी और बीवी का मान क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा इनर साइड या इनपुट साइड का या बेस एमीटर साइड रहा, जिसमें हमने आउटपुट प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं आउटपुट साइड या कलेक्टर साइड या एमीटर साइड की। तो ये है हमारा आउटपुट साइड लूप या आउटपुट साइड या कलेक्टर एमीटर साइड। तो जो ये फिगर है इसमें हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट लूप है इसमें हमने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया है। तो ये इस तरीके से किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया। तो इसमें जो आउटपुट लूप में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, बीसीसी माइनस आईसी आरसी माइनस बीसीई इज इक्वल टू 0। तो बीसीई कितना हो जाएगा हमारा, बीसीई इज इक्वल टू बीसीसी
माइनस आई सी आर सी, क्योंकि बी सी हमारा इधर आ गया तो बी सी पॉजिटिव में हो गया। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। तो इस तरीके से जो हमारी कलेक्टर करंट है इसको हम इस समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। क्या समीकरण? आई सी इजकल टू बीटा आई वी प्लस आई सी ई ओ। तो जो आई सी ई ओ का मान है वो क्या रहता है? बहुत कम रहता है। तो हमारा आई सी कितना हो सकता है? आई सी इजकल टू बीटा आई बी के बराबर हम मान लेते हैं। तो ये हमारी हो गई समीकरण 4। तो इस तरीके से जो हमारी समीकरण 3 रही, इसमें हम क्या करें? आई सी का मान रख दें। तो आई सी का मान रखने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी? बी सी ई बी सी ई इज इक्वल टू बी सी सी माइनस बीटा आई बी आर सी। तो इस तरीके से समीकरण 1, 4 और 5 के द्वारा क्या है, हमने आई बी, आई सी और बी सी ई का मान ज्ञात किया, जिससे क्या है ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यदि हम बात करें फिक्स्ड वाइज सर्किट के स्टेबिलिटी फैक्टर की, तो उसके लिए ये डेरिवेशन है। तो फिक्स्ड वाइज सर्किट का के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर, तो एस इजकल टू बीटा प्लस 1/1 माइनस बीटा डी आई सी अपॉन डी आई बी। तो हम जानते हैं कि फिक्स्ड वाइज सर्किट में आई बी का मान आई सी के मान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि समीकरण 1 के अनुसार आई बी इजकल टू बी सी सी माइनस बी ई अपॉन आर बी। तो उपरोक्त समीकरण में क्या है, हम आई सी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी आई बी अपॉन डी आई सी इजकल टू 0 हो गया। तो इस तरीके से जो ये हमारी समीकरण 6 थी, तो समीकरण 6 में डी आई सी अपॉन डी आई बी का मान 0 रख देते हैं। तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा? एस इजकल टू बीटा प्लस 1 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो समीकरण रह रही है, समीकरण 8 से हम कह सकते हैं कि एस का मान बहुत अधिक है, इसलिए फिक्स्ड वाइज सर्किट को की स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ख़राब होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फिक्स्ड वाइज सर्किट है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अगर हम बात करें फिक्स्ड वाइज सर्किट के गुणों की, तो मेरिट ऑफ फिक्स्ड वाइज सर्किट, ये सर्किट क्या है? सर्किट सरल है और बाइसिंग कंडीशन को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। सर्किट की कैलकुलेशन क्या है? अत्यंत सरल है, क्योंकि एक रजिस्टर आरबी ही प्रयुक्त होता है। तीसरा, आरबी का उपयुक्त चुनाव करके हम आईबी और आईसी को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के सेंटर में आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। बेस एमिटर जंक्शन के बीच में रजिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए बायस सर्किट में सोर्स का लोडिंग पर प्रभाव नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारे गुण थे। अगर हम फिक्स्ड वाइज सर्किट के दोषों की बात करें, तो इस सर्किट के द्वारा स्टेबलाइजेशन क्या है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस सर्किट में कलेक्टर करंट आईसी में होने वाली वृद्धि को नहीं रोका जा सकता। यदि बीटा में वृद्धि होती है तो आईसी में भी वृद्धि होगी, जबकि आईबी क्या है, हमारा फिक्स रहता है। इसका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें थर्मल रनएबी की संभावना अधिक होती है। और इस तरीके से ये हमारे इस सर्किट के दोष हो गए। अगले लेक्चर में हम कलेक्टर वाइज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जो आपके पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फॉरवर्ड वाइज में पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस होती है।
तो इसमें देखिए आप सही ऑप्शन आपके हिसाब से क्या लगता है उसे बताइए, सोचिए, इसके बाद फिर मैं इसका सही आंसर दूंगा। तो पहला है इसमें ओम में, दूसरा किलो ओम में, तीसरा मेगा ओम में, चौथा कोई नहीं। तो इस तरीके से जो हमारा फॉरवर्ड वाइस रहता है, फॉरवर्ड वाइस में जो पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस रहता है वो किस में होता है, ओम में होता है। तो इसका पहला आंसर सही है। दूसरी बात करें हम तो दूसरा है जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में होता है तब कनेक्ट होता है, अर्थात जो हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में है तब वह किस प्रकार कनेक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से एन और नेगेटिव टर्मिनल से पी, दूसरा है पॉजिटिव टर्मिनल से पी और नेगेटिव टर्मिनल से एन, तीसरा है पी और एन दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पीएन जंक्शन है वो जब फॉरवर्ड वाइस में होता है, जैसा कि पीछे दिया हुआ है, फॉरवर्ड वाइस में होता है तो कैसे कनेक्ट होता है इसके बारे में पूछा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा पीएन जंक्शन रहता है तो इसको फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से करते हैं। तो जबकि पहले में क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पहला नहीं होगा। तीसरे में पी और एन दोनों को टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो बी पॉइंट है वो दिया है कि पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, तो ये हमारा पॉइंट सही है। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव बी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें दिया है सिलिकॉन डायोड के लिए पीएन जंक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जो हमारा सिलिकॉन डायोड होता है उसके लिए पीएन जंक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 3.2, दूसरा ऑप्शन है 0.3, तीसरा ऑप्शन है 0.7 और चौथा ऑप्शन है 0.4। आप लोग अपने दिमाग में सोच कर रखिए क्या हो सकता है। तो जो हमारा सिलिकॉन डायोड रहता है उसके लिए जो पीएन जंक्शन पर ड्रॉप वोल्टेज रहता है वो कितना रहता है, 0.7 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है रिवर्स वाइज जंक्शन की रेजिस्टेंस होती है, किस में होती है, मेगा ओम, किलो ओम, ओम या इनमें से कोई नहीं। मिली ओम, किलो ओम, ओम और कोई नहीं। तो इस तरीके से क्या है, मिली ओम में रहती है, क्योंकि जो रिवर्स वाइज में जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और जो मेगा ओम में रेजिस्टेंस उसका रहता है। अगला बात करें क्वेश्चन 5 की, तो पीएन जंक्शन स्विच की भांति व्यवहार करता है, अर्थात पीएन जंक्शन जो रहता है वो किस स्विच की भांति व्यवहार करता है। पहला है यूनि डायरेक्शनल, दूसरा है बाई डायरेक्शनल, तीसरा है कंट्रोल्ड, चौथा है कोई नहीं। तो जो हमारा पीएन जंक्शन है इनमें से किसकी तरह व्यवहार करता है। तो पीएन जंक्शन जो डायोड है या बाल होता है जो हमारा क्या है, सिर्फ फॉरवर्ड वाइज रीजन में काम करता है, रिवर्स वाइज में नहीं काम करता, अर्थात जो ये काम वर्क करता है वो क्या करता है, यूनि डायरेक्शनल में वर्क करता है। तो इसमें हमारा ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम के लिए बैरियर वोल्टेज होता है, ए बी सी डी। ए दिया है 0.5 वोल्ट, बी दिया है 0.7, सी 0.3 और डी 0.1 वोल्ट। तो जर्मेनियम के लिए जो बैरियर वोल्टेज है वो कितना होगा।
तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है। जो जर्मेनियम के बैरियर वोल्टेज रहता है वो 0.3 वोल्ट रहता है, और सिलिकॉन के लिए जो बैरियर वोल्टेज रहता है वो कितना रहता है, 0.7 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 7। प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी मिलाने की विधि को कहते हैं। अर्थात जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर रहता है उसमें हम बहुत कम मात्रा में जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। पहला डिफ्यूज़न, दूसरा कंडक्शन, तीसरा डोपिंग और चौथा सभी। तो इसमें हमारा पहला डिफ्यूज़न है जो गलत है, दूसरा कंडक्शन है वो भी गलत है। तो इस तरीके से जो हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई अशुद्धि मिलाते हैं, कोई दूसरा तत्व मिलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। आपका 8th है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, क्या होते हैं। जो आपका पी टाइप रहता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं। पहला होल्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा इम्प्योरिटी आयंस, चौथा कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर रहते हैं उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो सही होगा। तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। अगला है क्वेश्चन 9। वह निम्नतम रिवर्स वोल्टेज होता है जिस पर पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है तथा रिवर्स करंट तेजी से बढ़ती है। ऐसा कौन सा रिवर्स वोल्टेज है जिसके कारण क्या है, पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है और रिवर्स करंट क्या है, तेजी से बढ़ती है। तो पहला है ब्रेकडाउन वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है नी वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो रिवर्स वोल्टेज जिस पर पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वह कौन सी होगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वह निम्नतम रिवर्स वोल्टेज होती है जिस पर पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। अगला है सामान्य टेम्परेचर पर सिलिकॉन डायोड के लिए थर्मल वोल्टेज बीटी होता है। अर्थात जो टेम्परेचर है वो अगर सामान्य है तो सिलिकॉन डायोड के लिए थर्मल वोल्टेज बीटी कितना होगा। तो पहला ऑप्शन है 0.02 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 0.026 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 0.032 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 2.1 वोल्ट। तो इसमें जो आपका रहता है, इसमें आपका बी पॉइंट रहता है 0.026 वोल्ट। अगला है फॉरवर्ड वाइस में पी साइड का पोटेंशियल एन टाइप के पोटेंशियल के सापेक्ष होता है। अर्थात जो हमारा फॉरवर्ड वाइस में है इसमें पी टाइप का पोटेंशियल एन टाइप के पोटेंशियल के सापेक्ष होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा ऑप्शन बराबर होता है, चौथा कोई नहीं। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल रहता है पी टाइप का पोटेंशियल वो एन टाइप के पोटेंशियल के सापेक्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम पी को क्या है पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं और एन को हम नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है डायोड को फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस करने पर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्रमशः क्या होती है। अर्थात यदि हम डायोड को फॉरवर्ड वाइस में करें और रिवर्स वाइस में करें, अर्थात यदि हम फॉरवर्ड वाइस में कर रहे हैं तो डायोड की चौड़ाई क्या हो रही है और रिवर्स वाइस में कर रहे हैं तो डायोड की चौड़ाई क्या हो रही है।
पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा भी पहला और घटती है। दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है। चौथा ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है। तो इस तरीके से जो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? तो जैसा कि हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइस में करते हैं तो क्या होता है, उनके रीजन की चौड़ाई घटती है, और रिवर्स वाइस में क्या होता है, उनके रीजन की चौड़ाई बढ़ती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन है 14, जिसमें लिखा है लीकेज करंट का मान जर्मेनियम व सिलिकॉन डायोड के लिए होता है क्रमशः कितना होता है? मिली एम्पियर और मिली एम्पियर, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर माइक्रो एम्पियर। अर्थात जो लीकेज करंट फ्लो हो रही है उसका मान जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड के लिए कितना होता है? तो जो हमारा लीकेज करंट का मान रहता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड के लिए जो रहता है वो माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर की पीक वोल्टेज 20 वोल्ट है। इसका आरएमएस मान व एवरेज मान क्रमशः होगा 20/√2 भी या 20/पाई, 20/पाई या 20/√2, 20/पाई भी या 10 वोल्ट या कोई नहीं। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 20/√2 भी और ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है? अर्थात जो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं उसमें किस प्रकार के डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है? पहला ऑप्शन है फोटो डायोड, दूसरा ऑप्शन है एलईडी, तीसरा ऑप्शन है टनल डायोड, चौथा ऑप्शन है जेनर डायोड। तो इन चारों में से किस में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, इसका है टनल डायोड। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ईटा होती है क्रमशः क्या होगी फुल वेव और हाफ वेव की एफिशिएंसी? तो पहला है 40.6% या 81.2%, दूसरा 81.2% या 40.06%, तीसरा 40.06 या 82%, 82% या 41.6%। तो इस तरीके से जो हमारा फुल वेव रहता है उसकी एफिशिएंसी अधिक होती है और हाफ वेव की एफिशिएंसी कम होती है। तो यहाँ पर हमारा जो 82% और 40% है ये ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें 18 क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि किसका प्रयोग करके लाइट कंट्रोल स्विच में किया जाता है, अर्थात किसका प्रयोग लाइट कंट्रोल स्विच में किया जाता है। जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसका उपयोग हम लाइट कंट्रोल स्विच में करते हैं? पहला है टनल डायोड, दूसरा जेनर, तीसरा फोटो, चौथा एलईडी। तो जो हमारा लाइट स्विच होता है उसके लिए हम फोटो डायोड का यूज करते हैं। तो फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड पर जब हम फोटॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं या लाइट डालते हैं तो वो क्या करता है, सर्किट को पूरा कर देता है और स्विच को ऑन कर देता है। तो इसलिए हम क्या है, फोटो डायोड का उपयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रिपल कम करने के लिए सर्किट में प्रयुक्त होता है। आखिर जो रिपल होते हैं उनको कम करने के लिए हम सर्किट में क्या यूज करते हैं। पहला है रेक्टिफायर, दूसरा है ऑक्सीलेटर, तीसरा है एम्पलीफायर, चौथा है फ़िल्टर। तो रिपल्स को कम करने के लिए हम फ़िल्टर को यूज करते हैं। फ़िल्टर क्या करते हैं, उन रिपल्स को छाट देते हैं, अर्थात छन्नी की तरह छान देते हैं। अगला है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट डीसी का रिपल फैक्टर क्रमशः है। तो हाफ वेव और फुल वेव के रिपल फैक्टर क्या क्या होंगे। पहला ऑप्शन है 1.21 और 0.42, दूसरा है 1.12 और 0.24, तीसरा है 0.42 और 1.21, तीसरा है 0.2 और 1.12। तो इस तरीके से जो ये ऑप्शन है, इसका जो आंसर है हमारा वो है 0.42 और 1.21। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड प्रयुक्त होते हैं। अर्थात हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर रहता है उसमें कितने डायोड प्रयुक्त होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर जो बनता है वो 4 डायोड से मिलकर बनता है। तो हम इसमें कितने डायोड्स यूज करते हैं, 4 डायोड्स। अगला क्वेश्चन है, इंडिकेटरों में प्रयोग होते हैं क्या। टनल डायोड, एलईडी, जेनर डायोड और कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों ने इंडिकेटर्स देखे हुए हैं, तो जो इंडिकेटर यूज होते हैं उसमें क्या यूज होते हैं, एलईडी। उनमें लाइट चलती रहती है। तो लाइट किसकी वजह से जल रही है, एलईडी की वजह से। तो जो इंडिकेटर हैं उनमें एलईडीज प्रयुक्त हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। आखिर इनमें से हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में क्या प्रयुक्त करते हैं। तो जो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में पहला ऑप्शन है टनल डायोड, दूसरा शॉटकी, तीसरा फोटो, चौथा जेनर डायोड। तो जो हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं वो करते हैं जेनर डायोड। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है काय में होता है, किस कन्वर्ट करने के लिए होता है, एसी से डीसी। दूसरा ऑप्शन है डीसी से एसी, तीसरा है एसी से एसी, चौथा है डीसी से डीसी। तो जो हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं वो एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन 25, डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। पहला डेल्टा वी इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई या डेल्टा बी माइनस डेल्टा आई। तो हमारा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई क्या होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। अगला है हमारा, परिवर्ती कैपेसिटर के रूप में प्रयुक्त होता है क्या। पावर डायोड, एलईडी, टनल डायोड या ब्रेक्टर डायोड। तो जो हम ब्रेक्टर डायोड है वो हमारा क्या है, परिवर्ती कैपेसिटर के रूप में यूज होता है। एक ब्रिज रेक्टिफायर जिसके सेकेंडरी पीक वोल्टेज 20 वोल्ट है की डीसी आउटपुट वोल्टेज होगी। तो इसकी डीसी आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, 12.7, 14.1, 6.3 और 8.5। तो इसकी डीसी वोल्टेज होगी 12.7। अगला है, फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। अर्थात जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी होगी, 100 हर्ट्ज होगी, 2 गुनी होगी। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड डायोड की सैचुरेशन करंट का मान 3 माइक्रो एम्पियर है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेशन करंट का मान क्या होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पहला 24 माइक्रो एम्पियर, 12, 3 और 6। तो इस तरीके से जो हमारा है इसका सैचुरेशन करंट कितना होगा, 24 माइक्रो एम्पियर होगा।
जेनर डायोड में पहला पी रीजन की डोपिंग अधिक होती है, एन रीजन की डोपिंग अधिक होती है, या पी एन और एन दोनों रीजन की डोपिंग अधिक होती है, कोई नहीं। तो जो हमारा जेनर डायोड रहता है उसमें जो हमारा पी और एन रहते हैं, इन दोनों ही रीजनों की डोपिंग अधिक रहती है। अगला है ब्रेक्टर डायोड की कैपेसिटेंस घटती है जब इसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, ब्रेकडाउन पर या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बढ़ता है। अगला है जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का प्रयोग बनाने में नहीं किया जाता। क्या बनाने में नहीं किया जाता? पीएन जंक्शन, फोटोडायोड, एलईडी या उपरोक्त सभी। तो जो हम जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड का यूज करते हैं वो एलईडी बनाने में नहीं करते हैं, जबकि पीएन जंक्शन भी बनाते हैं और फोटोडायोड्स भी बनाते हैं। अगला है हमारा सामान्यतः ब्रेक्टर डायोड ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करता है? रिवर्स वाइस में या फॉरवर्ड वाइस में या बिना वाइस के या कोई नहीं। तो जो ब्रेक्टर डायोड ऑपरेट करता है वो रिवर्स वाइस में ऑपरेट करता है। अगला है वह पीएन जंक्शन डायोड जो हीट के स्थान पर लाइट के रूप में एनर्जी रेडिएट करता है, क्या कहलाता है? टनल डायोड, फोटोडायोड, एलईडी या कोई नहीं। तो क्या कहलाता है हमारा? टनल डायोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जब फोटोडायोड पर कोई लाइट नहीं पड़ती तो वह देता है क्या? डार्क करंट, फॉरवर्ड करंट, सैचुरेशन करंट या कोई नहीं। तो क्या देता है? डार्क करंट देता है। 36वां है जब कोई फोटोडायोड पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसका रिवर्स करंट क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहता है या कोई नहीं। तो बढ़ता है। एलईडी लगभग पर ऑपरेट करती है 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2.0 वोल्ट या कोई नहीं। तो जो हमारी एलईडी रहती है ये 1.5 वोल्ट पर लगभग ऑपरेट करती है। टेम्परेचर की रेंज जिस पर एलईडी ठीक प्रकार से कार्य करती है, पहला है 80 से 100, दूसरा है 0 से 7.75 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 100 डिग्री से 150, चौथा है कोई नहीं। तो जो ये है हमारा ये 0 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक एलईडी क्या है? ठीक से कार्य करती है। अपने जंक्शन पर पड़ने वाली लाइट को करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। तो क्या चीज़ है जो उसके ऊपर पड़ने वाली, जंक्शन पर पड़ने वाली लाइट को करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है? एलईडी, टनल डायोड, फोटोडायोड या कोई नहीं। तो हमारा जो फोटोडायोड होता है वो हमारा अपने जंक्शन पर पड़ने वाली लाइट को करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बहुत कम फॉरवर्ड वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में मूवमेंट की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? टनलिंग प्रभाव, जंक्शन प्रभाव या दोनों या कोई नहीं। तो इस तरीके से जो बहुत कम फॉरवर्ड वोल्टेज होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में मूव होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? टनलिंग प्रभाव। तो इस तरीके से ये जो प्रभाव होता है वो हमारा टनलिंग प्रभाव कहलाता है। तो इस तरीके से ये 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट की टाइप आपको मैंने वीडियो में बताए। इनको आपको अपने हार्ड कॉपी में लिख कर रखना है और इनके ऑप्शंस को टिक करना है।
ये मैं आपको PDF के रूप में सेंड कर दूंगा। इन्हें देख लेंगे और वीडियो को रोक रोक कर लिख लेंगे। इन्हें लिख लीजिए। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस आप लिखकर मतलब PDF के रूप में सेंड करेंगे।